अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ खालिद रिजवी। मेरे 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 आज टॉक का जो मौजू है वो इंडिया में कॉकरोच जनता पार्टी के जेनज़ी का इनकलाब है। ये इनकलाब लफ्ज़ कॉकरोच से शुरू हुआ है। हैरत अंगेज़ है, जो वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता था वो कुछ हुआ है। लगता है बरे सग़ीर में नौजवानों के इनकलाब की एक हवा चल पड़ी है। इससे पहले नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में ये इनकलाब आ चुका है और इसी तरह का अब ये नौजवानों का, ये जेनज़ी का इनकलाब है। ये वाक़या शुरू कैसे हुआ? पहले तो हम इसके ऊपर जाते हैं। वाक़या कुछ इस तरह है जो कि बिल्कुल आया है सबके ऊपर आज कि वो जो नीट पेपर है उसमें जो लीक होने का जो लीक जिसके के मरकज़ी किरदार जो हैं धर्मेंद्रा साहब हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, जिन्होंने अब रिज़ाइन भी कर दिया है, और सूर्यकांत जो चीफ जस्टिस हैं, और अभिजीत जो कि दिपके जो कि जिनसे ये सिलसिला शुरू हुआ है। और ये केस कहीं मुकदमा गया, महरूम जो नौजवान हैं जो मेहनत करते हैं उनके बजाय उनके ऊपर ये केस जो है चीफ जस्टिस के पास गया कि इसमें फ़ैसला करें, क्योंकि ये पेपर लीक हो जाता है और इससे फ़ायदा बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं, या एजुकेशन मिनिस्टर की करप्शन इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि बच्चे बड़ी मेहनत से और उनके वालदैन की इन्वेस्टमेंट होती है अपने बच्चों के ऊपर। लेकिन उस वाक़े को, उस मुक़दमे को देख कर के चीफ जस्टिस ने बजाय इसके ऊपर कि उसके ऊपर कोई पॉजिटिव एक्शन लेते, उन्होंने एक डेरोगेटरी रिमार्क्स दिया, और वो था कॉकरोच। यानी आप अनएम्प्लॉयड जो नौजवान हैं वो एक कॉकरोच की तरह है सोसाइटी के अंदर। तो उनके इस रिमार्क्स ने भड़का दिया। वो इस तरह भड़काया कि इस खबर को कहीं अभिजीत जो कि बॉस्टन में होते हैं और एक इंडियन स्टूडेंट की तरह थे, उन्होंने एक लाशऊरी तौर पर अपने इंस्टाग्राम पे लिखा हो कि कॉकरोच गेट टुगेदर, और सब एक जगह जमा हो जाएं। और वो उनके भी ख्याल में नहीं था, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल जहन नहीं रखते थे जैसा उन्होंने बयान किया है। और देखते ही देखते 23 मिलियन के फॉलोअर्स हो गए। और फिर जून 5 को ये देखते हुए फ़ौरन वो दिल्ली आ गए, और उन्होंने वहाँ आके कई कोशिश किया कि शायद ये वर्चुअल जो है वो किसी तरह चेंज हो रियलिटी में। लेकिन 20 जुलाई, जून 5 के बाद से जुलाई 5 को जंतर मंतर में लोग जब जमा हुए तो यकीनन वो रियलिटी की शक्ल इख्तियार किया। लाखों तलबा और तालबात और जेनज़ीज़ जो हैं वो जमा हो गए, और उन्होंने मोदी सरकार के ख़िलाफ़ जो है वो नारेबाज़ी शुरू कर दी। इनकलाब इनकलाब ज़िंदाबाद, आज़ादी आज़ादी, यानी मोदी सरकार की रेजिम से आज़ादी की बात कर रहे थे वो। तो इस तरह के उनके, और साथ साथ उसमें नज़में भी पढ़ी जा रही थीं, जिसमें फैज़ अहमद फैज़ की वो नज़्म कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। और इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के नग़मे और सुनाए जा रहे थे। और साथ साथ इस तरह की, जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है, तो इस तरह के बहुत सारे नगमे। लेकिन साथ साथ लाठी चार्ज और पैलेट गन्स का इस्तेमाल शुरू हो गया, और लेकिन इस तरह उनको ज़ोदोकोब किया गया नौजवानों को, जेनज़ीज़ को। और ये हवा, ये आग जो है पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। ये जेनज़ीज़ का जो कि पटना में, कलकत्ता में, बम्बई में, और ये इनकी इस जोश व खरोश को देखकर हॉलीवुड के अदाकार भी आ गए, जिसमें नसीरुद्दीन शाह हैं, शबाना आज़मी हैं। और नसीरुद्दीन शाह की तो बहुत ही सख्त किस्म के जज्बाती अल्फाज थे कि एक मुल्क का रहनुमा अगर वो जाहिल है और बेरहम है, तो कैसे हो सकता है कि अपने नई नस्ल को वो तालीम दे। और इसी तरह से मुख्तलिफ़ लोगों के
तो इसने इस प्रोटेस्ट ने ये जेनजीज के प्रोटेस्ट ने बहुत तेज़ी से इसकी अपराइजिंग ने बिल्कुल एक एक अजीब शक्ल इख्तियार की और ऐसा लगा कि गंगा जमुना की तहज़ीब वापस आ गई है, जिसमें कॉम्युनल किसी किस्म की कोई सारा कॉम्युनल ग्रुप जो है या पूरे हिंदुस्तानी सारे जमा हो गए और लगा कि गंगा जमुना की तहज़ीब दोबारा वापस आ गई है, जिसमें सिख हैं, मुसलमान हैं और क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, सब हैं। और एक नफ्सियात है कि नौजवान और जवान जो हैं वो इस तरह की पॉल्यूटेड पॉलिटिक्स से साफ़ होते हैं और यही वजह है कि उन्होंने उठ खड़े हुए हैं इस सरकार के ख़िलाफ़ कि जहाँ जुल्म व ज़्यादती हो रही है, जहाँ करप्शन हो रही है। तो खैर अब आगे हम बढ़ते हैं कि सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद ये कहानी कहाँ तक जाती है। वो ये है कि इसमें अरिंदर राय की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हम उनके आर्टिकल्स को जो 20 जुलाई को उन्होंने 22 जुलाई 22 जुलाई को वायर न्यूज़ में उनका और उसमें टाइटल यही है कि कॉकरोच डेमोक्रेसी अनआर्म्ड एंड डेंजरस। और साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि यू कैन नॉट फूल ऑल द टाइम ऑल द पीपल, इस तरह का उन्होंने अल्फाज भी कहा है। और उनके कुछ हाइलाइट्स हैं जिसमें वो ये कहती हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है वो इस वजह कर आगे स्पार्क कर गया जब ये डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए गए और फिर उसके बाद 154 केसेस अब तक 2014 से लेकर अब तक आए हैं, जिसमें बच्चों ने 12 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया है। ये एक नए तर्ज का, नए फॉर्म का एक यूनिक प्रोडक्ट है जो कि पॉलिटिकल साइंस के तलबा को जानना चाहिए कि किस तरह से माशरे में इनकलाब आया करता है। तो और फिर इस चीज़ से उन्होंने बड़ी उम्मीद भी जाहिर की है और साथ साथ ये भी बयान करती कि अभिजीत दिपके जो इस ना चाहते हुए भी लाशऊरी तौर पे भी एक लीडर की शक्ल उन्होंने इख्तियार कर लिया। तो वो ये फरमाते हैं कि अगर मेरी जगह पे कोई मुसलमान होता, यानी खालिद जिसका नाम होता, वैसे भी उमर खालिद को तो उन्होंने जेल में डाला हुआ है, उस तरफ भी इशारा है, तो मैं इस वक्त जेल में होता। तो यानी वो इस अपने इसमें देती हैं कि बताती हैं कि मोदी सरकार ने वो पहले भी एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर कई किताबें उन्होंने लिखी हैं और वो हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती रही हैं। तो जालिम जो होता है उसका ताल्लुक़ किसी या टेररिस्ट हो या जालिम हो, उसका कोई ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से जोड़ना ही गलत है। जालिम तो जालिम है। तो सवाल यही पैदा होता है, वो तो जो मज़हब से जोड़ता है अपने आप को बचाने के लिए करता है। तो सवाल यही है कि वो हमेशा आवाज़ बुलंद करती रही हैं, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे वो गुजरात में जो मैस किलिंग हुई है, उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी साहब, जिनको के यूएस में एंट्री के पर भी बैन थे। वो ये जो 2014 से वो उन्होंने आना शुरू किया है। तो मोदी और उन्होंने सारे यानी एब्सोल्यूट पावर ने एब्सोल्यूट करप्शन की शक्ल इख्तियार की। फिर उसके बाद एक कल्ट फॉलोइंग जो है वो हो गई है, जिसकी वजह कर पूरे माशरे को तहज़ीब, जो गंगा जमुना की तहज़ीब थी, उसको तहस नहस कर दिया। और मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है वो तो पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है। जेनोसाइड वॉच जो रिपोर्ट है, जिसके तहत 9 आउट ऑफ 10 लेवल तक पहुंच चुका है नस्ल कशी जो है मुसलमानों की। और ये देखा जा सकता है मगरबी बंगाल में जो इस वक्त जो इलेक्शन हुआ, जिसमें बीजेपी के चीफ इलेक्शन आए, उन्होंने वहाँ 90 लाख SIR के तहत वोटिंग राइट से सबको निकाल दिया गया। और उसके बाद ये बताया जाता है, वो ख़ुद ऐलान फरमाते हैं कि हम मुसलमानों के लिए इसको गज़ा बना देंगे। तो ये इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये तो बिल्कुल, और ये कुछ ऐसी आदत हो चुकी है मोदी जी को जुल्म करने की कि वो अब किसी शनाख्त के बग़ैर भी हर वो शख्स, चाहे वो मुसलमान हो या बीजेपी का मुखालिफ ही क्यों ना हो, तो उसके साथ भी यही कुछ करने के आदी हो चुके हैं। यही वजह है कि उन्होंने अब नौजवानों के ख़िलाफ़ भी उसी तरह का जुल्म शुरू कर दिया है।
तो अब हम देखते हैं कि और इसी के अंदर सिखों की तहरीक भी, किसान आंदोलन जो हुआ है उसमें एक सिख भी इनके इससे। अब हम ये भी देखते हैं कि जहाँ हम अरिंदता राय ये कहती हैं कि ये अब ये जो प्रोटेस्ट जो है, क्योंकि स्टूडेंट के साथ मिलियन ऑफ स्टूडेंट के साथ जो है वो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, तो ये अब रुकेगा नहीं, लगता यही है। और क्या हम मेरा एक और सवाल है इसके अंदर कि अब हम इसको जोड़ते हैं कि ये इसकी क्या कोई सिमिलरिटी है बांग्लादेश के उस इनकलाब से जिसमें हसीना को भाग कर इंडिया आना पड़ा। वहाँ भी यही सूरत हाल थी कि 14 साल से वो भी अपनी कहानियाँ सुना रही होती थीं कि वो बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ तो क्या क्या जुल्म होता रहा पाकिस्तान यानी आर्मी का, और फिर वो जुल्म करती रहीं। और फिर उसके बाद उन्होंने भी वो जो गवर्नमेंट के जो इदारे थे या गवर्नमेंट की नौकरियां थी उस पर अपने अवामी लीग के लोगों के अवामी लीग को उन्होंने उसकी जगह पे बजाया इसके कि वो मेरिट पे होता। तो जो मेरिट जो नौजवान थे उनके साथ ज़्यादती हो रही थी और उन्होंने फिर इस पर आवाज़ बुलंद की, तो उनके ऊपर उन्हें गोलियां भी चलाईं, उन पर जुल्म किया। और फिर साथ साथ उसी तरह डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए कि रज़ाकार रज़ाकार, तो उस पर वो या रज़ाकार का लफ्ज़ इस्तेमाल वहाँ एक गद्दार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। तो उन्होंने ख़ुद अपने आप को रिएक्शन में, वहाँ के नौजवानों ने अपने आप को आमी रज़ाकार तुम ही रज़ाकार कहा, बिल्कुल जिस तरह इंडिया में अभी कॉकरोच जब कहा गया, जबकि कॉकरोच तो एक हशरात है, एक इंसेक्ट है, एक पैरासाइट है, एक ह्यूमन स्पेसी नहीं है। लेकिन जब आप रिएक्शन में नौजवानों को जब कहेंगे तो इज़्ज़त नफ्स पे जब हमला किया जाता है तो इसकी नफ्सियात यही है। और इसी तरह यही सिचुएशन इनकलाबी सूरत हाल पैदा होती है। तो अल्फाज का बड़ा असर है इंसान के ऊपर। अब ये इसके बाद और फिर तरह तरह के जो मोदी सरकार ने अपने पूरे रिजिम के अंदर, यानी इलेक्शन का जीतना भी उनका इसी तरह था कि अगर वहाँ के वहाँ मुसलमान ना हों तो वो तो फिर जीत ही नहीं सकते हैं। इसलिए कि हर वक्त वो उनके पास ऐसे नैरेटिव्स हैं कि हिंदू ख़तरे में है और मुगलिया दौर में हम पे जुल्म होता रहा। मुगलिया दौर और इस दौर के दरमियान तो बहुत कुछ हुआ है, जिसके अंदर कॉलोनी थे ब्रिटिश एम्पेरलिस्ट के, और उसके अंदर आप देखें 1943 में भी जो फेमाइन आया है और जो गेहूँ वेस्ट बंगाल से चर्चिल ने वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान एक्सपोर्ट कर दिया और 3 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो स्टारवेशन से ख़त्म हो गए। वो सारी चीज़ें भुला दी, बीच के सारा पीरियड गायब है। 1857 की जंग आज़ादी में हिंदू मुसलमान सिख सब ने मिलकर मुकाबला किया और आज़ादी हासिल की है। और साथ साथ आपको पता है जनरल डायर ने जो जुल्म किया था, जिसमें बच्चे तक जनरल डायर ने मारे, जिसकी वजह कर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना सर का ख़ताब वापस कर दिया। ये सारी तारीख भुला करके मुसलमानों के पीछे, जबकि मुसलमान और हिंदू एक पुरानी तहजीब है जिसमें मुंशी प्रेमचंद उर्दू अदब के सबसे बड़े अफसाना निगार हैं, कृष्ण चंद्र सबसे बड़े अफसाना निगार हैं, और इसी तरह इस तरह की एक मिली जुली एक तहजीब है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान क्यों बना, पाकिस्तान बनाने या इंडिया को डिवाइड करने में भी पीछे से हाथ सबसे बड़ा इसी बरतानवी एम्पेरलिस्ट का था, डिवाइड एंड रूल। और आज तक हम आपस में लड़ते रहेंगे और असलहा वो बेचते रहेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है जो कि मोदी सरकार के दौरान में बीजेपी आईटी सेल ने मुख्तलिफ नैरेटिव्स के ज़रिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काई है, जिसको अरिंदता राय टाइम टू टाइम जो है वो कभी लव जहाद और फिर मॉब लिंचिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। यानी डेरोगेटरी रिमार्क्स जो आज इन नौजवानों के ख़िलाफ़ लिया गया है, यही इसी तरह की इज़्ज़त नफ्स पे हमला उनका सारा इदारा, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोर्ट हो या मलेशिया है, तो ये किस तरफ लेके गए हैं। सवाल यही पैदा होता है। हम ये कहते हैं कि वहाँ के नौजवानों को सोचना चाहिए कि अपनी हिस्ट्री को सही मानों में पढ़ें, मोदी हिस्ट्री को ना पढ़ें, जिसमें आप देखें कि अब्दुल कलाम कौन थे। क्या वो आरएसएस के थे जिन्होंने
के न्यूक्लियर का आर्सेनल बनाया, जिन्होंने हिंदुस्तान की डेटरेंस के लिए, फिर उसके अलावा मिसाइल बनाया, फिर उसके अलावा ये सारी इन्वेंशन अब्दुल कलाम ने की। और आज जो धर्मेंद्र साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनकी क्वालिटी ये है कि वो करप्शन के ज़रिए वो लोग वो बच्चे जो मेरिट नहीं है बल्कि जाहिल लोगों को ऊपर लेके आ रहे हैं। और पहले एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने सबसे पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर का फाउंडेशन जिन्होंने किया। 12 साल उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर रहे, मास एजुकेशन आम किया। आज टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर जो इंडिया इतना आगे है, उसकी वजह अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह थे। अबुल कलाम आज़ाद थे, ये वो लोग थे जिन्होंने आज़ादी की तहरीक में भी हिस्सा लिया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या महात्मा गांधी थे, जिन्होंने नॉन वायलेंस की तहरीक चलाई। और वो आइकन है इस वक्त पूरी दुनिया के लिए, चाहे वो नेल्सन मंडेला हों या मैल्कम एक्स हों। तो इन लोगों ने जेल काटी है और अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्से से ज़्यादा उन्होंने जेल में गुजारी है आज़ादी के लिए। और आज़ादी किस तरह हासिल की जाती है, ये जानने की ज़रूरत है कि आप मतलब है कि ये क्या आरएसएस के लोग आज़ादी की जंग लड़ रहे थे? आप ये देखें कि उन्होंने तो सिर्फ एक ही कारनामा किया कि उस मुल्क के फाउंडर को क्या कहते हैं, उस मुल्क के नाथूराम गॉडसे ने को कत्ल कर दिया। ये सबसे बड़ा कारनामा आरएसएस का है। और उसी आरएसएस के मेंबर जो हैं हमारे नरेंद्र मोदी हैं, वो क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि उनकी लाइन ही उसी से मिलती है कि कत्ल करो। और इससे क्या, और जबकि महात्मा गांधी जो थे वो नॉन वायलेंस के थे और सेकुलर, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, आइन बनाया था इन लोगों ने मिल करके। तो कहाँ वो, और फिर साथ साथ आप देखें मौलाना मोहम्मद अली जौहर को क्या भूल सकते हैं? 1914 से 1990 तक, 1914 से 1919 तक वो जेल में रहे, जेल की सोबतें बर्दाश्त की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए टॉपर थे वो, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान की खिदमत और हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद की। और उन्हीं के नाम पे जौहर यूनिवर्सिटी बना है रामपुर में, जिसको के यूपी के चीफ मिनिस्टर डिमोलिश करने पे जा रहे हैं, जहां गरीबों को और वो मुफ्त तालीम दी जाती है। तो तालीम और इस सब को एक जुनूनियत है। इस जुनूनियत को इस जुनूनियत को इस तरीके से पेश किया गया है कि आम बेचारे पढ़े लिखे मासूम लोग भी हों और या अनपढ़ हों, उनके ऊपर उनको। तो मैं यही कहता हूं कि इस तरह की चीज़ों से हम यही समझते हैं कि अब रही एक बात कि पाकिस्तान में, मैं आ जाता हूँ, पाकिस्तान में आखिर क्यों नहीं जेनजी उठते हैं? उसकी वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान जब से बना है वो एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के, ये सारा इंडिया के डिवाइड होना भी एक ब्रिटिश इम्पेरियलिस्ट का तरीका था। और फिर पाकिस्तान को जो बनाया भी गया है या बना है, उसकी जो खदोखाल जो है, पॉलिटिकल फ्रेम जो है, वो यही है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ही एक मंबा और सोर्स होगी किसी भी हुकूमत के लिए। और उसके अंदर रहते हुए उनका शुरू से यही है, सियासी ढांचा है कि वो शख्सियत को उठाते हैं और शख्सियत को गिराते हैं। और लोगों का जहन इसी तरह बन चुका है कि वो शख्सियत के पीछे भागते हैं, वो मसाइल को नहीं उठा पाते हैं, और फिर उसके बाद वो किसी निज़ाम की बात नहीं करते, किसी सिस्टम की बात नहीं करते। इस वजह कर हम ये कहते हैं कि मोदी सरकार ने इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को दबाने की कोशिश की और हिंदू राष्ट्र का रट लगा करके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की। लेकिन नौजवानों को मैं वहाँ के या जेनजीज़ को सल्यूट करता हूँ कि उनके अंदर सियासी शऊर इतना बेदार है कि उस तरह का सियासी शऊर पाकिस्तान के नौजवानों में नहीं है। वो आज तक शख्सियत परस्ती के या शख्सियत के पीछे भाग रहे होते हैं। तो यही वजह है कि पाकिस्तान में इस तरह का इनकलाब नहीं आ पाता है। और फिर मैं अपनी बात इस पे ख़त्म करता हूँ कि जुल्म की स्याह रात ज़रूर ढलेगी और उम्मीद की सुबह
ज़रूर तुलू होगी। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। शुक्रिया।